Welcome to chapter number 2, structure of atom. In last lecture, we have started Heisenberg's uncertainty principle, and there is a technical problem, and we have stopped. And today also there is a problem, but we will come over it now temporarily. तो बच्चों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, to write down Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle. So Heisenberg was a German physicist. जर्मन फिजिसिस्ट था. 1927 में उसने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था. ओके, he has given uncertainty principle in 1927. प्रिंसिपल कुछ ऐसा था, it states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum, that means motion or velocity of electron. It states that it is impossible to determine simultaneously, मतलब एक साथ, the exact position and exact momentum or velocity of an electron. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और मोमेंटम और पोजीशन एक साथ कभी भी परफेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते. आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई वॉर होती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की वॉर, तो ऐसी कोई भी वॉर में कोई एयरक्राफ्ट या फिर एयर मिसाइल आ रहा है, तो आप उसको ब्रेक करना चाहते हो तो कर सकते हो. क्यों? बिकॉज हैवी पार्टिकल्स फॉलोइंग न्यूटन मैकेनिक्स. तो लॉज ऑफ न्यूटन अप्लाई कर सकते हैं. तो अभी की पोजीशन और मोशन से फ्यूचर की पोजीशन और मोशन डिसाइड करके हम टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ हैवी पार्टिकल, जिसको मैक्रो पार्टिकल्स कहते हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को न्यूटन मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होता है, इसलिए लिखा है इट स्टेट्स दैट it is impossible to determine simultaneously the exact position and momentum or velocity of electron. मतलब ये हुआ कि अगर परफेक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते तो कुछ अनसर्टेनिटी होगी. तो इसीलिए साइंटिस्ट ने बताया कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन x है तो उसकी अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा x. उसका मोमेंटम p है या px है तो उसकी अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा px. ओके, तो मैथमेटिकली इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट डेल्टा x इंटू डेल्टा p मोर और इक्वल टू h अपॉन 4 उन्होंने रूल दिया था कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी डेल्टा x हो और मोमेंटम की डेल्टा p हो, या फिर बुक में लिखा है डेल्टा px हो, तो उसका मल्टीप्लीकेशन मोर और इक्वल टू h अपॉन 4 जितना होता है. ओके, चलो आप इतना तो जानते होंगे बच्चों, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ओके, तो डेल्टा p इज इक्वल टू मास तो कांस्टेंट है मोशन में, तो यहाँ आएगा डेल्टा v. तो डेल्टा px इज इक्वल टू m डेल्टा vx आएगा. तो इसलिए हमने लिखा है डेल्टा x इंटू डेल्टा px, उसकी जगह पे m डेल्टा vx आएगा. तो हियर वी कैन राइट, यहाँ पे लिखा है डेल्टा x इंटू m डेल्टा vx मोर और इक्वल टू h अपॉन 4 और फाइनल फॉर्मूला तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा x इंटू डेल्टा v, जिसको x भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू h अपॉन 4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल वो नीचे जाएगा. तो ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसका फॉर्मूला, जहां पे डेल्टा x को कहेंगे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन
डेल्टा वी को कहेंगे अनसर्टेनिटी इन मोशन और वेलोसिटी। डेल्टा पी को कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। एच को आप जानते हो प्लैंक कांस्टेंट है, ओके। पाई है, पाई 3.141, मास ऑफ पार्टिकल m आएगा। तो these are terms associated with the principle। अब उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं। तो सोचिए, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, देन द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन इन लार्ज। अगर हम पोजीशन परफेक्टली जानते हैं तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैसी होगी? वेरी लार्ज, ओके। इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, then the position of electron will be uncertain, okay। कैसे, मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूं। सपोज यही फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज इक्वल टू सम वॉट कॉन्स्टेंट। तो डेल्टा वी एक्स सामने जाएगा तो नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी आएगा, ठीक है। मतलब डेल्टा एक्स इंक्रीजेस, डेल्टा वी डिक्रीजेस, डेल्टा एक्स डिक्रीजेस, डेल्टा वी इंक्रीजेस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आप सुन लो, अगर आप पोजीशन की अनसर्टेनिटी निग्लिजिबल करोगे तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होगी, और पोजीशन की अनसर्टेनिटी मैक्सिमम रखोगे तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी मिनिमम होगी। दिस इज नोन एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गिवन बाय हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने दिया हुआ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, ओके। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, मतलब डेल्टा एक्स बहुत कम है तो वेलोसिटी अनसर्टेन होगी, और वेलोसिटी तो उसकी अनसर्टेनिटी टेंड्स टू 0 है तो उसका पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगा। Thus, if we carry out some physical measurement of electron's position or velocity, the outcome will always depict a fuzzy and blur picture। मतलब आपको पोजीशन तय करनी है तो मोशन में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, मोशन तय करनी है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो ओवरऑल आपको दोनों साथ में कभी भी अच्छा प्योर वैल्यू मिलेगा नहीं। अंडरस्टूड? तो ये फॉर्मूला से आपको समझाने के लिए ट्राई किया है, ओके। चलो फिर लिखा है टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे डिसाइड करेंगे? तो बच्चों ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, पहले मैं समझाता हूं फिर आपको समझ में आएगा वो कहना क्या चाहते हैं। उसको समझाने के लिए मुझे आपको एक स्क्रीन समझानी होगी। तो लेट अस टेक अ ब्लैंक स्क्रीन, 1 मिनट। चलो मैं वन नोट ही ले लेता हूं। सी ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है, सपोज कोई एटम है और उस एटम उसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मोशन में है, दैट एटम इज इन कंटिन्यूअस मोशन, ओके। तो चलो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, so think and understand। Suppose this is a nucleus, okay। Around this nucleus electron is in continuous motion। Suppose कीजिए, अभी आप पूरा पेज पढ़ा है तो अच्छी तरह से ड्रॉ करते हैं। Suppose this is nucleus and electron is in continuous motion। सोचिए इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा ऑब्जर्वेशन टेलीस्कोप, यहाँ से आपके नेत्र देख पाएंगे। तो होगा क्या, आप किसी भी चीज को कब देख सकते हो? जब जैसे इलेक्ट्रॉन को देखना है तो इलेक्ट्रॉन को कब देख पाओगे? तो सपोज कीजिए लैम्बडा वेवलेंथ जो है
वो इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होगी और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में जाएगी तो ही आपको वो इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्स कहते हैं, उसकी अनसर्टेनिटी को कहेंगे डेल्टा एक्स। अंडरस्टूड? तो याद रखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के पोजीशन की अनसर्टेनिटी वेवलेंथ जितनी ही होती है, मतलब आपने लैम्बडा वेवलेंथ जितनी रेडिएशन लेके पोजीशन तय की, तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी होगी प्लस और माइनस लैम्बडा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जहां दिख रहा है वहां से लैम्बडा आगे होगा या पीछे होगा। मतलब अनसर्टेनिटी लैम्बडा जितनी होती है, आप जिससे देख रहे हो ना उसी की अनसर्टेनिटी ऐड होगी। जैसे मैंने बोला कि कोई सपोज मैं बोलूं कि चलो दिशा बहुत क्लेवर स्टूडेंट है लेकिन थोड़ी ज्यादा मेहनत करे तो बोर्ड में भी नंबर ला सकती है, तो इसको मैं पॉजिटिवली बोल रहा हूँ। लेकिन उसके एब्सेंस में बोला तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो ऐसा कहेंगे कि देखा सर ने बोला था कि दिशा पढ़ने में ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन अगर वो पढ़ाई करे तो शायद आगे चली जाए। फिर एक दूसरे को कहेगा, दूसरा तीसरे को, 4 5 6 5 7 8 9 10। ओके, तो घूमते 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 बात दिशा तक आई और दिशा सीधी मेरे को फोन करेगी, सर आप ऐसा बोल रहे थे कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं तो कॉमर्स के लायक हूँ, साइंस के लायक नहीं हूँ। मैंने बोला नहीं, तो सब तो ऐसा बोल रहे हैं सर, ऐसा बोला था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पीपल पे, व्यक्ति व्यक्ति पे उसके विचार ऐड होते हैं। ओके, और बाद में घूम फिर के पूरा अनसर्टेनिटी ऐड होके बात सामने आती है। वैसे यहाँ पे अगर हम लैम्बडा वेवलेंथ यूज करें तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी बच्चों? प्लस और माइनस लैम्बडा। तो प्लस और माइनस लैम्बडा अनसर्टेनिटी होगी। चलो कोई बोले सर मुझे पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम करनी है, मतलब लैम्बडा कम लेनी पड़ेगी। आपको पता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है? लैम्बडा। तो अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम करना है तो लैम्बडा कम लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तो डी ब्रोगली ने बताया लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच बाय एम वी। तो अगर मैं लोअर वेवलेंथ वाली रेडिएशन का यूज करूं तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड होता था, जो रेडिएशन धीरे धीरे आके इलेक्ट्रॉन को कोलाइड होता था, उसकी वेवलेंथ कम करने से मोमेंटम बढ़ जाएगा। सटाक देके इलेक्ट्रॉन को कोलाइड होके अपनी एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन को देके जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनको चलना नहीं आता, उनके आगे कोई भी आए तो अपना एनर्जी देके चला जाता है। जैसे भीड़ में चलना हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं चलता कहाँ से आपको अपनी जगह बना के निकलना है, जो आए वो अथड़ा के जाता है। वैसे क्या होगा, हायर मोमेंटम वाला रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को कोलाइड होकर इलेक्ट्रॉन की मोशन डिस्टर्ब कर देगा। तो अगर हम लैम्बडा घटाने गए, मतलब डेल्टा एस घटाने गए, तो हायर एनर्जी की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब किया, उसकी मोशन बढ़ा दी, और मोशन बढ़ा दी इसकी वजह से डेल्टा पी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू डिक्रीज करने गए तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो गई? इंक्रीज। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या हो गई? इंक्रीज। अंडरस्टूड? चलो उससे उल्टा सोचते हैं, हमें धीरे धीरे रेडिएशन को बुलाना है, बराबर? धीरे धीरे से मुझसे कोलाइड होने आना, तो लैम्बडा, सुन लो, आपको लोअर मोमेंटम वाला रेडिएशन चाहिए तो वापिस यहाँ पे आएगा डी ब्रोगली, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी। आपने मोमेंटम कम लिया तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो भैया हायर वेवलेंथ लोगे तो फिर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी कैसी होगी? इंक्रीज। अगर आप लोअर मोमेंटम का रेडिएशन यूज करो तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो बच्चों पोजीशन की अनसर्टेनिटी क्या होगी? इंक्रीज। So if you want to decrease the uncertainty of momentum, it will increase in uncertainty of position. If you want to decrease uncertainty of position, uncertainty of momentum increases. It is only for microscopic particle. Okay.
It is only for microscopic particles. So this is student limitation. ये हमने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन को ये प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करते हैं. हमें बुक में और एक एग्जांपल भी दिया है. सपोज हमने एक पतली पेज लिया है, एक पतला सा पेज लिया है. ओके, अगर उसकी विड्थ डिसाइड करनी है, विड्थ, तो जैसे ये पतला पेज है, उसकी विड्थ हमें डिसाइड करनी है, विड्थ, तो क्या हम मेजरमेंट लेवल नहीं दिया हो वैसी स्केल लेके फाइंड कर सकते हैं. जैसे बाजू के मकान में मिस्त्री काम हो रहा है और एक लाकड़ी पड़ी है, उसको लेके आए हैं, तो क्या हम पेज को मेजर कर पाएंगे, विड्थ को मेजर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं. इसके लिए आपको डायमेंशन ऑफ पेज जो है ना, डायमेंशन ऑफ पेज, उससे कम डायमेंशन वाला नोटिफिकेशन हो वैसा कोई एपरेटस काम में आएगा. जैसे माइक्रोमीटर स्क्रू है, वैसे एपरेटस पेज की विड्थ फाइंड करने में काम में आते हैं. तो अगर आपको किसी भी की कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट एपरेटस शुड बी लेस देन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के डायमेंशन से मेजरमेंट वाले एपरेटस के डायमेंशन कम होने चाहिए. जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मोमेंटम तय करनी है तो उसके लिए यूजफुल रेडिएशन के डायमेंशन इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन से कम होने चाहिए. ओके, तो ये हमने एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट से, हाउ both of the uncertainty cannot be determined perfectly. Okay, तो ये टू डिसाइड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें आपको इतना याद रखना है, बराबर. सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सिग्निफिकेंस मतलब कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो याद रखो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है. One of the important implication of the Heisenberg's uncertainty principle is that it rules out existence of definite path or trajectories of electron and other similar particles. Okay, याद रखो कि uncertainty principle का important implication ये है कि इलेक्ट्रॉन या उसके जैसे पार्टिकल का डिफाइनाइट पाथ होगा या फिर ट्रेजेक्टरीज होगी, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अगर आपकी बात करूं तो स्कूल के लिए निकला हुआ बच्चा 7:30-7 बजे स्कूल तो निकलता है, लेकिन हर एक पहुंच नहीं पाता. लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस होगा. तो वो हुआ अनसर्टेनिटी ऑफ डिफाइनाइट पाथ. मतलब जो रास्ता है वो उसकी अनसर्टेनिटी उसे कहते हैं. वैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन या उसके जैसे पार्टिकल, उनका डिफाइनाइट पाथ का एग्जिस्टेंस और ट्रेजेक्टरी तो आपको पता होगा ना, प्रिसिशन मोशन कहते हैं उसको. फुटबॉल को किक मारा तो वो कर्व शेप में सामने जाके गिरता है, तो ऐसी ट्रेजेक्टरीज इलेक्ट्रॉन या सिमिलर पार्टिकल के लिए पॉसिबल नहीं है. द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी. कोई भी, आपको पता होगा, कोई भी स्मॉल पार्टिकल हो माइक्रोस्कोपिक, उसकी ट्रेजेक्टरी दो चीजों पर डिपेंड है, लोकेशन एंड वेलोसिटी एट वेरियस मोमेंट. इफ वी नो वेयर अ बॉडी इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट एंड इफ यू ऑल्सो नो द वेलोसिटी and the forces acting on it at that instant, we can tell where the body would be after some time. जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एरोप्लेन आ रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई व्हीकल चला रहा है, तो ऐसे हैवी ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, उनको न्यूटन मैकेनिक्स फॉलो करना होता है. तो उनकी पोजीशन, उनकी डायरेक्शन और उनकी मोशन इतना पता हो तो कुछ समय बाद कहाँ होंगे वो हम पता लगा सकते हैं. जैसे 4 रास्ते पर क्रॉस रोड पे अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आपकी तीनों साइड से अलग अलग व्हीकल आते हैं. अगर आपका जो अंदाजा था, जजमेंट थोड़ा भी वीक हुआ तो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं होता है. क्यों? बिकॉज यू आर एक्यूरेट एंड फॉलोइंग न्यूटन मैकेनिक्स.
लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट फॉलो न्यूटन मैकेनिक्स। इसे लिखा है, since for a subatomic object such as electron, it is not possible simultaneously to determine the position and the velocity at a given instant to an arbitrary degree of precision. Okay? आपको प्रिसीजन मोशन भी करनी हो तो पोजीशन और वेलोसिटी दोनों साथ में फाइंड नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉक ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम बात भी नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी की। क्यों? क्योंकि ट्रेजेक्टरी मोशन जो है वो न्यूटन मैकेनिक्स में आती है। ओके, तो सिग्निफिकेंस का मतलब है हमें प्रूव करके दिया, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, not applicable to macroscopic particle. Okay, now let us see limitation of this principle. Limitation में भी वही लिखना है, the effect of Heisenberg's uncertainty principle is significant only for motion of microscopic objects and it is negligible for that of macroscopic object. सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को एप्लीकेबल नहीं होता है। अंडरस्टूड? So this is limitation of Heisenberg's uncertainty principle. Now limitation को हमें प्रूव भी करना है, तो let us prove the limitation of Heisenberg's uncertainty principle. To prove the limitation, in our textbook we have given टू स्मॉल न्यूमेरिकल्स, लेकिन आपको वो इतना डीप में नहीं लिखना है। आपको फॉर्मूला पता होगा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स और वी इज इक्वल टू क्या था, एच अपॉन 4 पाई एम। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ओके, चलो लिमिटेशन में ये एक्सप्लेन करो कि अगर पहला पॉइंट लिखना है, अगर मैं 1 मिलीग्राम, अगर मैं 1 मिलीग्राम जिसको हम किलोग्राम में लिखे तो 10⁻⁻⁶ ग्राम, समझ में आ गया होगा। 1 मिलीग्राम का मतलब 10⁻³ ग्राम, और किलो में ले जाओ तो 10⁻³ इंटू -3 એટલે -6 ग्राम होगा। अगर इतने मास का कोई पार्टिकल लूं और उसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली आता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ये न्यूमेरिकल मैं 10⁻⁶ किलोग्राम मास लेके करूं तो आंसर आता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। समझ में आ रहा है? तो 1 मिलीग्राम जितना मास लूं तो भी इतना पावर आ रहा है 10⁻28। तो आप ही सोचो बच्चों, क्या उसको हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं? कैन वी मेजर इट प्रैक्टिकली और नॉट? नहीं कर सकते ना। तो मिलीग्राम जितना मास हो फिर भी हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में मेजरेबल वैल्यूज में नहीं आते हैं। लेकिन इसकी जगह पे मैं इलेक्ट्रॉन लूं, इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों आपको पता होगा, व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर ऐसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लूं तो वही मल्टीप्लीकेशन आ जाता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। डोंट राइट न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, सीधा आपको आंसर लिखना है। तो अगर 1 मिलीग्राम लूं तो -28 पावर आता है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूं तो 10⁻⁻4 पावर आता है। ओके, तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स क्या होता है? मिजरेबल होता है। ओके, इट इज मिजरेबल। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों आपने देखा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स या फिर अकेला वी इज इक्वल टू 10⁻⁻4
मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स आया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की अनसर्टेनिटी 10⁻⁻8 लूं तो डेल्टा Vx का फॉर्मूला क्या होगा? 10⁻⁻4 तो ऑलरेडी था। अच्छा, पोजीशन की अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी आएगी? मैंने बोला वैसे 10⁻⁻8 होगी, सामने जाएगी तो नीचे। अच्छा, -8 पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? +8, तो 10⁻4 मीटर पर सेकंड। ये मेजरेबल वेलोसिटी है कि नहीं? ओके, और इसीलिए लिखा है फॉर इलेक्ट्रॉन द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज लेस like 10⁻⁻8, still uncertainty in velocity is 10⁻⁻4। बराबर, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी आएगी 10⁻+4। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है और मेरा टेक्स्ट बुक वाला सब डेटा दूसरे लैपटॉप में है और अलग से मैं कुछ किसी और के लैपटॉप में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सिर्फ नोट्स अवेलेबल थी, इसलिए थोड़ा इश्यू है। यहाँ पे बच्चों नोट्स में आएगा 10⁻+4। तो फॉर द इलेक्ट्रॉन के लिए अनसर्टेनिटी इन डेल्टा एक्स क्या होगी? 10⁻⁻8। तो डेल्टा Vx क्या होगा? 10⁻+4। तो इतना तो आप मेजर कर सकते हो। ओके, तो इसलिए लिखा है, क्या लिखा है? इट इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बट नॉट एप्लीकेबल टू मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अंडरस्टूड? Okay, so this is known as Heisenberg's uncertainty principle. Okay, बुक में पूरी थियरी एक्सप्लेन करने के बाद वापस एक बार फिर से लिखा है कि we cannot determine simultaneously the exact motion and the position of any electron-like moving microscopic particle. Understood? So this is Heisenberg's uncertainty principle. Now students, let us see in our textbook. Everybody see in the textbook. Okay, और टेक्स्ट में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ, इलस्ट्रेशन में है। चलो ऑलमोस्ट देखिए, पेज नंबर 50 के आसपास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 2.12, न्यूमेरिकल नंबर 2.12। एवरीबॉडी सी इन द बुक। चलो क्या है क्वेश्चन में? न्यूमेरिकल नंबर 2.12 में देखिए, इलस्ट्रेशन 2.12 लिखा है 0.1 kg मास वाला एक बॉल है जिसका मोशन है 10 मीटर सेकंड इनवर्स, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ओके, तो लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर 12। आपको दिया है बच्चों, फॉर अ बॉल द मास ऑफ बॉल इज हाउ मच? 0.1 किलोग्राम। ओके, चलो व्हाट इज द मोशन ऑफ दैट बॉल? कितना दिया है? 10 मीटर सेकंड इनवर्स, 10 मीटर सेकंड इनवर्स। तो फाइंड आउट इट्स वेवलेंथ। तो बच्चों मास और वॉल्यूम दिया है, प्लांक कांस्टेंट आप जानते हो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। तो चलो डायरेक्ट फाइंड कर ले, व्हाट इज द फॉर्मूला? वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। चलो प्लांक कांस्टेंट कितना है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ओके, मास ऑफ बॉल कितना है किलोग्राम में? 0.1, एंड वेलोसिटी है 10 मीटर सेकंड इनवर्स। सब के सब एम के सिस्टम में है, कैलकुलेशन करें अच्छी तरह से तो क्या होगा?
अब देखो यहाँ पे बच्चों 0.1 और 10 कैंसिल होगा ना, तो आंसर विल बी 6.626 इंटू 10⁻34। इतना आएगा मीटर, क्योंकि वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर में। ओके, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 12, इसके पीछे दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो मार्च 2021 कहा है इलेक्ट्रॉन का मास लेना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ओके, बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is 3 into 10⁻⁻25 जूल। तो फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड कीजिए। तो बच्चों इसके लिए आपको ध्यान में रखना क्या है, इसके लिए ध्यान में रखना है आपको फॉर्मूला। पहले एक फॉर्मूला बना लेते हैं। चलो फॉर्मूला के लिए मैं जा रहा हूं बच्चों एक फॉर्मूला की साइड। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², बराबर। चलो दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई करूं, बराबर, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करूं। चलो 2 को मैंने सामने ले लिया, तो लिखेंगे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv² आया। चलो दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई करूं तो लिखेंगे 2mk, k फॉर काइनेटिक एनर्जी, पूरा लिखो तो भी चलेगा, इज इक्वल टू m² v² होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², जो सामने ले जाओ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ m नहीं था m आ गया, यहाँ m था m आया, m² हुआ। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो m² इंटू v², उसको मोमेंटम का स्क्वायर कहेंगे p²। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि p² का रूट आएगा p। तो यहाँ पे मैंने मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया, p इज इक्वल टू 2 मने के स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 2 मने के, हो गया। तो चलो बच्चों लगाओ वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाओ, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई p इज इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। ठीक है, अब जो कुछ भी करना है कैलसी को करना है। प्लांक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 9.1 इंटू 10⁻31 and kinetic energy is given, as you know that in textbook you can see 3 into 10⁻31। ओके, ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ -25 है, ध्यान रखिएगा। योर आंसर शुड बी 8967 इंटू 10⁻10 मीटर, मतलब है 896.7 नैनोमीटर। ओके, चलो एक पॉइंट में पीछे हट जाऊं तो आएगा 896.7 इंटू 10⁻9 मीटर, जिसे हमने लिखा है नैनोमीटर। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन के इलस्ट्रेशंस आपको ऐसे सिंपली याद रखने हैं।